प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा आपको बेसिक रिवीजन कराया है, तो ये मत सोचना सर आप तो बोर्ड पे लिख लिख के ऐसे करवा रहे हो। भाई साहब, अंदर क्या छिपा हुआ है ना, अंदर इतने क्वेश्चन है जितना आपने सोची तक नहीं होगी। मतलब अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो कोई माई का लाल पेपर बना ले, जितना भी टफ पेपर बना ले, जितनी भी कठिन क्वेश्चन डाल दे, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सब कुछ है, सब कुछ। तो फटाफट वीडियो को पूरा देखो। और आप ऐसी वीडियो चाहते हो, मोशन, स्ट्रेट लाइन, चाहे पूरी फिजिक्स की ऐसी वीडियो लाके दूंगा, आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने कमेंट किया कि सर मुझे इस चैप्टर का चाहिए, सर मुझे इस चैप्टर का चाहिए, या इस चैप्टर की थ्योरी चाहिए, इस चैप्टर का ये चाहिए, जो भी कमेंट करोगे उसका रिप्लाई भी दूंगा और उसके ऊपर सारी वीडियोस बना के लाऊंगा। तो फटाफट कमेंट करो और पूरी वीडियो देखना, बहुत कमाल चीज है। अगर इसे छोड़ के जो तुम जाओगे, भाई साहब बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी, भटक के यहीं पे आओगे। फटाफट पूरी वीडियो देखो। जब भी आपको किसी भी चीज का डायमेंशन फाइंड करना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मास के लिए हम m यूज करते हैं, लेंथ के लिए हम l यूज करते हैं, और टाइम के लिए हम t यूज करते हैं। ये बेसिक। उसके बाद आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज। और उसके अलावा जो मैंने कल आपको याद करवाया था, स्पीड या वेलोसिटी के लिए LT-1, एक्सेलरेशन के लिए आपको करवाया था मैंने LT-2, और भी याद करो, वर्क के लिए मैंने करवाया था, वर्क या एनर्जी के लिए मैंने करवाया था MLT-2, ML²T-2, और फोर्स के लिए करवाया था मैंने MLT-2। तो अगर इतनी सारी बातें आपको पता है और आपको फॉर्मूला पता है तो आप किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे मुझे आपके साथ क्या डिस्कस करना है वो ध्यान दीजिए। मुझे डिस्कस करना है कि सपोज करो कि हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमने बोला भाई मास का m होता है और एक्सेलरेशन के लिए हम यूज करते हैं LT-2, तो भैया फोर्स का डायमेंशन आ गया। यानी अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम इजीली चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में कौन कौन से फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। तो देखिए, जो मैं आपको फेमस आपको कुछ बता रहा हूं, जो आपको याद करना है, जो काफी फेमस है। जैसे एक होता है आपका फोर्स का फॉर्मूला जो कि होता है G(m1m2) बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। R मतलब डिस्टेंस, जहां पर G का मतलब होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। M का मतलब मास होगा, R का मतलब डिस्टेंस है, रेडियस मान लो या डिस्टेंस मान लो, R का मतलब है डिस्टेंस, और यहां F का मतलब फोर्स। तो ये पहला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो हम भविष्य में सीखेंगे, अभी तो बस मैंने लिख दिया है। दूसरा आपको यह पता होना चाहिए कि एनर्जी जो होता है वो H इंटू में फ्रीक्वेंसी होता है, जहां F का मतलब प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/t टाइम होता है, 1 टाइम पीरियड। तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हमने ये फॉर्मुलेज नहीं पढ़े हैं, बस ये हमें पता होना चाहिए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। कुल मिला के ये फॉर्मुलेज हमें बस पता होना चाहिए, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर 1 हो गया, 2 हो गया। तीसरा, हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर, या सेम होगा प्रेशर के लिए बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस कोई पूछे आपसे कोई यंग्स मॉडुलस पूछे, यंग्स मॉडुलस, या आपसे कोई पूछे मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कुछ भी लिखा है, ये आपने भी पढ़ा नहीं है, ये बाद में पढ़ना है, पर अभी हम ऐसे हल्का हल्का देख रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इनके लिए आपको इस डायमेंशन के लिए फोर्स अपॉन में एरिया इस्तेमाल करना है, बस फोर्स अपॉन में एरिया आपको इस्तेमाल करना है। फिर आपको मैं बताऊं, स्ट्रेन, स्ट्रेन कभी आए तो ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस। ऐसे ही करते करते हमारे पास हजारों ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जहां हम फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा, लेकिन हम सभी फॉर्मूलों को याद नहीं कर सकते, तो हम समय के साथ अपने आप सीख जाएंगे। अभी हमने कुछ फेमस चीजें लिखी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखिए स्टेप क्या रहेगा, स्टेप मैं एक करके दिखाऊंगा, ये चारों मैं करके दिखाता हूं आपको। देखिए, मान लो मुझसे किसी ने क्वेश्चन बोला, मुझसे किसी ने क्वेश्चन दिया कि फाइंड डायमेंशन ऑफ G। अब G माने क्या? देखिए मेरे लिए G का मतलब क्या है, मेरे लिए G का मतलब है जो मैंने पीछे बताया आपको दोस्तों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मुझे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो अगर मुझे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन चाहिए तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा जो मुझे पता है, F G(m1m2/r²), और मैं यहां से G की वैल्यू निकालूंगा। G, यहां से मैं G की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? तो G हो जाएगा F इंटू में R², और डिवाइड कर देंगे m1m2 से। अब मैं G का डायमेंशन निकालूंगा। देखिए जब भी हम किसी का डायमेंशन निकालते हैं, तो अगर मुझे G का डायमेंशन अगर निकालना है तो मुझे इन सब की डायमेंशन पता होनी चाहिए।
तो फोर्स का डायमेंशन मैं आपको याद करवा चुका हूं, ml/t-2। बगल में है r² मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए आप l² इस्तेमाल करेंगे, और नीचे है 2m, तो यहां पर m1 इंटू m2 को लिख देंगे m इंटू में m, तो ये आपका आ जाएगा कैपिटल G। अब इस कैपिटल G को हम क्या बोलेंगे कि भैया ये डायमेंशन, अभी इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो ये m से m कट गया और नीचे वाला m ऊपर जाके ऐसे हो जाएगा m-1 ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा m-1 l t-2 l2। अब देखो ये जो l 2 और 1 है ना, इसको 3 कर दो, 2 l है ना इसमें, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा और नीचे m जाके माइनस हो जाएगा, तो m-1 l t-2, तो ये है डायमेंशन, ठीक है ना। ये आपका डायमेंशन आ गया किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम g कर रहे थे। यानी किसी का भी डायमेंशन निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जिसका निकालना है उसको आप सेपरेट कर लेंगे। जैसे मुझे g का निकालना है तो मैंने g को अलग रख लिया, m1 m2 को नीचे भेज दिया, r को इधर भेज दिया, और मैंने कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। अब मुझे ना इसका निकाल के दिखाओ, h का। अब ध्यान दो, इस h को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका नाम होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी टेंशन मत लो, अभी डिटेल में कराऊंगा बहुत इस चैप्टर को, अभी बस मैं बेसिक करवा रहा हूं। इसको प्लैंक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं एनर्जी। तो आप मुझे h की डायमेंशन निकाल के दिखाओ, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल के दिखाओ किसी भी हाल में। मुझे h की डायमेंशन निकाल के दिखाओ, फटाफट मुझे करके दिखाओ, मुझे बेटा करके बताओ क्या डायमेंशन आएगी, मुझे लिख के दिखाओ। अनुनीत डन। अब मैं दिखाता हूं एक, चलो। मैंने कहा था कि h का डायमेंशन निकालना है, h मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन के लिए मैंने आपको कहा था कि भाई साहब प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालो। तो इट्स वेरी सिंपल, देखो कुछ नहीं करना, E लिखा है उसको लिख दो h इंटू में फ्रीक्वेंसी, आपको h निकालना है, E अपॉन में f, h का निकालना है आपको, ध्यान दो। तो E की जगह पर लिखो, क्या लिखोगे की जगह पर, ml² t-2। हम इसका डायमेंशन निकाले, डायमेंशन के लिए से बॉक्स लगाते हैं, ठीक है, बाद में लगाएंगे, छोड़ो। ml t-2 एनर्जी का हो गया, और फ्रीक्वेंसी का होता है 1/t, तो ये t ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ml², ये t-2 और ये t ऊपर चला जाएगा, सिंपल t जाएगा ये, क्योंकि यहां से जंप कर जाएगा। देखो ये वाला t ऊपर जाके माइनस नहीं होगा, पता ना क्यों, क्योंकि ये थर्ड स्टेप पे है, तो ये पूरा सेम टू सेम ऊपर जाएगा। तो यहां से आप h की डायमेंशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो ml² t-1, ऐसे ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, h का डायमेंशन। नीट 2014 का है, AMPT 2014, पर हमें नीट नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। लिखा है यूजिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स एज द फंडामेंटल। देखिए वो बोल रहा है कि वेलोसिटी को, टाइम को और फोर्स को फंडामेंटल मानना है, और फंडामेंटल वो होता है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। फंडामेंटल का मतलब जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो इस वाले क्वेश्चन की खास बात क्या है, वो वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स को फंडामेंटल कह रहा है। यानी अब आप वेलोसिटी को v लिखोगे, वेलोसिटी को ऐसे नहीं लिखोगे v = L1 t-1, ऐसा नहीं लिख सकते। अब आपको वेलोसिटी को ही v मानना पड़ेगा, क्योंकि वो वेलोसिटी को फंडामेंटल बोल रहा है। क्या बोल रहा है, फंडामेंटल। अब वो टाइम को फंडामेंटल बोल रहा है, टाइम तो t ही होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी को फंडामेंटल बोल देते हैं तो उसको खोलते नहीं है। तो इसने बोला यूजिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स एज द फंडामेंटल, मतलब अब हम वेलोसिटी को v ही लिखेंगे, खोलेंगे नहीं। यानी जिसको हम फंडामेंटल बोल देंगे उसकी डायमेंशन नहीं लिखेंगे। इस बात को कहीं नोट कर लेना, क्या सिखाया मैंने, जिसको हम फंडामेंटल बोलेंगे उसको खोलेंगे नहीं। यानी मेरे लिए वेलोसिटी v रहेगा, टाइम t रहेगा, और फोर्स मेरा f रहेगा। तो कह रहा है यूजिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिटरमाइन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास। आपको मास का डायमेंशन निकालना है। तो देखो भाई, इसको सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो हर बच्चा जानता है कि यहां फोर्स की बात की जा रही है और मास की बात की जा रही है, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास इनटू में। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी की बात की गई है और टाइम की बात की गई है, तो हम एक्सेलरेशन को भी खोल सकते हैं। आप लोगों ने खूब पढ़ा है कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम से जुड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर v और t को भी लिख देंगे। अब अपने क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास, हमें मास के लिए डायमेंशन निकालना है।
तो अब हम मास के लिए डायमेंशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो, आपका एफ और टी मल्टीप्लाई होगा, एफ इंटू में टी, और आपका वी डिवाइड होगा। टी को आप स्मॉल टी लिखो ऐसे, क्योंकि स्मॉल टी क्यों लिख रहा हूं? कैपिटल टी का मतलब होता है, कैपिटल टी का मतलब क्या होता है जो हमने पीछे पढ़ा है, कुल मिला के कैपिटल टी डायमेंशन होता है। क्या होता है? लेकिन मैंने अभी आपको बताया, अगर हम किसी को फंडामेंटल बोल देते तो उसकी डायमेंशन नहीं लिखते। तो मैंने टाइम को यहां पर क्या बोला है? फंडामेंटल। तो टाइम को मैं सिर्फ टी लिखूंगा भैया, मैं उसकी डायमेंशन नहीं लिखूंगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? उसने बोला कि फोर्स फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, और वेलोसिटी भी फंडामेंटल है। तो हम इसको खोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे देखिए भैया, मास की जो डायमेंशन होगी, मास की जो डायमेंशन होगी एफ, क्या होगी? F1, ये T1, और जो V ऊपर जाके -1। तो भैया यही है डायमेंशन ऑफ मास, बस बात खत्म। हम इसको खोलेंगे नहीं, यानी जब कोई फंडामेंटल बोल दे तो उसको खोलते नहीं है। फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनो, ये लिखना मत भूलना, ऐसे ब्रैकेट डायमेंशन का सिंबल है, बताया था ना पीछे मैंने, इसे डायमेंशन लगा का सिंबल में ब्रैकेट लगाते हैं। भाई हम M का डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो F1 T1 V -1। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, फटाफट लिखो। सो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 कैसा क्वेश्चन है? बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। अब मैं आपको क्लियरली एक बात बता रहा हूं कि जब आप पेपर देने जाओगे, ध्यान समझना, डीमोटिवेशन वाली बात नहीं है, मोटिवेशन वाली है। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपने पूरा 11th पढ़ लिया होगा, और जब आपने पूरा 11th पढ़ लिया होगा तो आपकी नॉलेज बहुत अलग होगी उस टाइम पे। और अभी हमने 11th स्टार्ट ही किया है और हम तगड़े तगड़े क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको इस वाले वर्ड का मतलब पता हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब पता हो, लेकिन आपको एंगुलर मोमेंटम का मतलब ना पता हो सकता है ना कि आपको एंगुलर मोमेंटम का मतलब ना पता हो। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम का मतलब पता क्या होता है? ये होता है m इंटू वी इंटू में r, मास इंटू वेलोसिटी इंटू में डिस्टेंस, मास इंटू में वेलोसिटी इंटू में डिस्टेंस, इसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। जो आप पढ़ोगे चैप्टर 6 में। कहां पढ़ोगे? तो अभी टेंशन मत ले, जो आपको नहीं पता है मैं बता दे रहा हूं। हमें तो क्वेश्चन करना सीखना है, हमें क्वेश्चन करना सीखना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। सो ये क्वेश्चन में जो हमें नहीं पता वो हमने सीख लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इन द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कह रहा है ई का मतलब एनर्जी होता है, जी मालिक, मान गए। एम का मतलब मास होता है, जी मालिक, मान गए। एल का मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है, हाँ जी मालिक पता है, एम इंटू वी इंटू आर, हमें पता है जी, ओके जी। जी का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, इसके बारे में तो डिटेल में पता, बढ़िया से पता है जी। तो शो दैट, हमें शो करना है P इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी जब हम P के लिए सॉल्व करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूं, चलो। E का मतलब क्या है बताओ? एनर्जी। तो एक बार एनर्जी का डायमेंशन लिखते हैं फटाफट। E की जगह पर एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी का क्या होता है बताओ? E फॉर एनर्जी बोला है ना, एनर्जी का होता है M1 L2 T -2। एनर्जी का डायमेंशन होता है प्यारे बच्चों M1 L1 T -2। अच्छा जी, यहां L का मतलब क्या है साहब? L का मतलब देखो, हमें डायमेंशन का इस्तेमाल करना है, तभी तो हम डायमेंशन इसको सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा डायमेंशन लेस है कि नहीं। सर L का मतलब क्या होता है यार? L का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, तो अब मेरे को एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन लिखना पड़ेगा। जैसे हमें एनर्जी का पता है, एनर्जी का डायमेंशन पता है, हमने लिखवाया आपको, पर मैंने आपको एल का नहीं लिखवाया। यहां पर एल का मतलब एंगुलर मोमेंटम है, तो मुझे एक बार एल का लिखना चाहिए। तो एल का होगा मास, मास का m, वेलोसिटी का LT -1, तो M1 L1 T -1, और r का मतलब l। तो ये क्या हो गया बताओ? ML² T -1, ML² T -1। तो सर इस वाले में तो एनर्जी और एल का स्क्वायर है। एल का स्क्वायर का मतलब है कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, नहीं समझे? तो हो जाएगा M2 L4 T -2, नहीं समझे? अरे यार, अरे एल का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो एल का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा जी, डिवाइड में क्या है जी? डिवाइड में है जी, बाप रे बाप, m की पावर 5, मास की पावर 5। तो मास के लिए m फोर क्या है? मास, मास के लिए तो m ही लिखते हैं, तो m की पावर 5 जी, कोई दिक्कत नहीं है, मास को तो m ही लिखते हैं। अब g की पावर 2 है, और g आपको याद करो, g आपने भी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, g आया था m -1 L क्यूब T, गधे हो तुम। तो g कितना आया था? जी बताओ, जी कितना आया था बताओ मेरे को, यहां लिखता हूं। जी की वैल्यू आई थी, जी का डायमेंशन क्या आया था? m -1 L3 T -2, यही तो आया था। अब इसका क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है? तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? m -2 स्क्वायर क्या है ना हमने, L6 T -4। हाँ, 3 का स्क्वायर 6 होगा ना। अरे बेवकूफ, पावर मल्टीप्लाई होता है। अरे स्क्वायर का मतलब है कि पावर इसके ऊपर ऐसे है, 2 पावर में है, तो 2 1 जा -1, 2 3 जा 6, पावर मल्टीप्लाई होता है, पता है आप लोगों को? सर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में जाता है। तो यहां से देखो कैसे कट रहा है, देखो यहां पर क्या है, देखो M2, और यहां पर क्या है? M1। तो ऊपर कितना टोटल? ऊपर है M3, कितना है?
और नीचे देखो देखो 5 में से 2 कितने बचे 3, तो यहां भी कितना बचा 3। नहीं अरे यार क्या बुद्धू हो यार, प्लस का 5 माइनस का 2 3, तो नीचे भी 3 है ऊपर भी क्या है 3, कट गया, क्या बात है। एल देखो एल 4 और एल 2 कितना हो गया एल 6, नीचे भी 6 से कट गया। टी माइनस टू कितना हो गया -4 और ऊपर भी क्या हो जाएगा -4। इट इज अ डायमेंशनलेस, यहां पर सब कुछ कट गया, आंसर आएगा 1। आंसर क्या आएगा 1 आएगा, आंसर 1 सॉल्व करके। तो हम बोलेंगे इसमें कोई डायमेंशन नहीं, आंसर 1 आ गया। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड। फटाफट इसे नोट करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे हिसाब से इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना हुआ है ना होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्कूल एग्जाम में बार बार इसी को देते हैं, हम कह रहे हैं कि ये आएगा, फिर भी बच्चे पढ़ के नहीं जाएंगे। बच्चों को लगता है इसको कैसे पता आएगा, ये कोई भगवान है। ऐसे लगता है मुझे जब हमारे टीचर कहते थे खड़े होके कि बेटा जो मैं बता रहा हूँ आएगा ही आएगा, मैं चल तेरी ऐसे कैसे आ जाएगा, तो भाई भगवान बैठा है यहाँ पे। पर ये सच में होता है, टीचर को आइडिया लग जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा सिमिलर। जैसे मान लो यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 की जगह पर वो 3 लिख देंगे, पर क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। तो यहां से हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है 1 जूल इनटू अर्ग, और यहां हिंट भी दिया हुआ है। हिंट क्या है, जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी एंड अर्ग इज द सीजीएस यूनिट। क्या मतलब है, थोड़ा मैं बेसिक बताऊं आपको। देखो बेसिक क्या है यहां पर, बेसिक समझो, थोड़ा बेसिक तो समझेंगे दोस्तों। बेसिक क्वेश्चन करने से पहले बेसिक समझो। ये हो क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 1 जूल को अर्ग में ले जाना है। तो कह रहा है कि 1 जूल को आपको अर्ग में ले जाके कन्वर्ट करना है, मतलब 1 जूल को अर्ग में ले जाना है। तो सर हमें जूल तो बताओ, अर्ग तो बताओ। ये समझा रहा हूं मैं। देखो होता क्या है, बेसिक ये है कि देखो जो हमारा अर्ग है, अर्ग हो गया, डाइन हो गया, यही तो फेमस है, अर्ग एंड डाइन यही दोनों फेमस है। अर्ग होता है एनर्जी के लिए और डाइन होता है फोर्स के लिए। लेकिन अर्ग और डाइन, अर्ग एनर्जी के लिए है, डाइन है फोर्स के लिए। लेकिन ये जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये होता है हमारा सीजीएस के अंदर। सीजीएस क्या है कि जब हम सेंटीमीटर की बात करें, ग्राम की बात करें और सेकंड की बात करें, ये सीजीएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम। समझ पा रहे मेरी बात को? यानी अर्ग एनर्जी तो है पर ये किसी और यूनिट में है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। डाइन फोर्स तो होगा, मैं समझाऊंगा। देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखो जैसे कोई आदमी है, समझना बेसिक को समझना। जैसे कोई आदमी है, उसने बोला भैया फोर्स है 2 न्यूटन। तो न्यूटन क्या होता है, ऐसा यूनिट। क्या ये, तो ये जो न्यूटन है ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है। ऐसा क्या मतलब है, एमकेएस, इसको बोलते हैं एमकेएस। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। दोबारा, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं फोर्स इज इक्वल टू 2 डाइन, फोर्स इज इक्वल टू 2 डाइन, तो यहां पर डाइन का मतलब फोर्स, यहां डाइन भी है ना, जैसे न्यूटन जैसे यूनिट है वैसे ये भी यूनिट है, पर ये है सीजीएस यूनिट। ये सीजीएस यूनिट है। समझे मेरी बात को? समझे? जैसे हम बोले कभी ऐसे बोले, सुनो, तो यही मैं आपको बता रहा था कि डाइन जो है फोर्स के लिए इस्तेमाल होता है पर सीजीएस सिस्टम में। अब ऐसे मैं आपसे बोलूं कि भैया एनर्जी जो है, एनर्जी है 12 जूल, तो 12 जूल हमारा ऐसा यूनिट है, एमकेएस सिस्टम है। लेकिन मैं ऐसे बोलूं एनर्जी जो है ना, एनर्जी वो है 12 अर्ग। तो अर्ग क्या है, देखो अर्ग है हमारा सीजीएस, एनर्जी का सीजीएस यूनिट। क्या है, सीजीएस यूनिट। तो इस क्वेश्चन में हम यही बोला गया है कि कन्वर्ट 1 जूल, 1 जूल मतलब एमकेएस। क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया एक काम कर तू, एमकेएस, एमकेएस मतलब ऐसा यूनिट, मीटर किलोग्राम सेकंड वाले को, जूल मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड वाले को तू कन्वर्ट कर अर्ग। अर्ग मतलब क्या, अर्ग मतलब सीजीएस में। आपको सीजीएस में जाना है। तो बेटा ये है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, देखो हमेशा ध्यान रखना तरीका क्या होता है, मैं आपको अभी सिखा दे रहा हूं, हाथों हाथ तरीका सिखा रहा हूं। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद हम बोलेंगे देखो भैया हमें एमकेएस से सीजीएस में जाना है। ठीक है जी, हमें एमकेएस से सीजीएस में जाना है। आपको ऐसे लिखना है हमेशा M1 L1 T1 और N1। N1 का मतलब है जो वैल्यू है, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू। समझाऊंगा। फिर यहां लिखना है आपको M2 L2 T2 और यहां लिखना है N2। और N2 आपको कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेट कि हम यहां से यहां जा रहे हैं, तो यहां पर हमें क्या कैलकुलेट, जो कैलकुलेट करना है इस तरफ होगा। अब क्या करना है बड़े प्यार से, ये एमकेएस है, एमकेएस में जो है ना, एमकेएस में मास होता है किलोग्राम में, तो आप यहां पर किलोग्राम लिखना। और एल का मतलब है डिस्टेंस, एल का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है मीटर में, यहां पर मीटर लिख देना। 1 किलोग्राम 1 मीटर, और टाइम होता है सेकंड में, 1 सेकंड। और N1 की वैल्यू क्या है मैं बताऊंगा, वेट करो। फिर यह है सीजीएस, तो यहां पर मास होगा ग्राम में, तो 1 ग्राम लिख दो, 1 सेंटीमीटर लिख दो, और टाइम को लिख दो 1 सेकंड। और आपको N2 निकालना है। अब अपने क्वेश्चन, और फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा बता रहा हूं, देखो यहां पर फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल होगा, ध्यान देना कि अगर आपको N2 निकालना है तो N2 इज इक्वल टू N1 लिखना है, और लिखना है आपको M1 बाई M2 की पावर A।
फिर लिखना है आपको L1/L2 की पावर B और T1/2 T2 की पावर C। सर ये क्या चीज है सर? सर आप बोल रहे हैं N2 निकालना है। हाँ जी N2 निकालना है। तो N2 का आंसर कब आएगा? जब N1 लिखेंगे M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C। पर सर ये ABC क्या है? तो ये सब हम जानेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो फटाफट अपने क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन था हमारा 1 जूल इनटू अर्ग। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप क्या ध्यान देना प्लीज, यहां आपको ये ध्यान देना है किसने मेरे को बोला है 1 जूल है, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 1 कि भैया कितनी वैल्यू है, 1 जूल है। अब मुझे निकालना है अर्ग, अर्ग में होगा हमारा N2। क्लियर है बात? अच्छा जी, अब बात आती है कि सर ये ABC कहां से लाएंगे? तो देखो जूल का मतलब होता है एनर्जी, और एनर्जी को हम लिखते हैं mL² T-2 M1L2 T-2। तो यहां पर हमारा जो M की जो पावर है वो A है, तो A हमारा 1 होगा। L की पावर B है तो B हमारा 2 होगा, और C है हमारा T वाला तो C हमारा -2 होगा। तो हम यहां से दिमाग लगाएंगे जूल का मतलब एनर्जी, और एनर्जी के जो डायमेंशन होंगे, डायमेंशन 1 2 -2 1 2 -2 हमारा ABC होगा। अब फटाफट हमने फॉर्मूला लिख लिया, सब कुछ कर लिया, अब हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं। तो अब मेरे को यहां पर N1 है, क्या है N1, तो N1 की वैल्यू 1 है जी, 1 डाल दिया जी। अब मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है प्यारे बच्चों M1/M2। तो ध्यान दीजिए मेरा M1 है 1 kg, क्या है 1 kg, तो मैं लिख दूंगा 1 kg। और मेरा जो M2 है, M2 कितना है 1 ग्राम, और इसकी पावर है A, और A का मतलब क्या है 1। क्या बात है जी। फिर मैं L1/L2 लिखूंगा। L1 कितना है मेरा 1 मीटर, L2 मेरा 1 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर। देखो क्योंकि हम MKS से CGS में जा रहे हैं, MKS में हम किलोग्राम की बात करते हैं, बचपन में पढ़ा आप लोगों ने, मीटर किलोग्राम सेकंड, और ये क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो देखो सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड लिखा हुआ है। तो यहां पर MLT में M का मतलब मास होता है ना, MLT में M का मतलब क्या होता है मास, और L का मतलब होता है मीटर, डिस्टेंस। तो भाई देखो यार बेसिक तो हल्का हल्का आना चाहिए, कोई बात नहीं है। इसकी पावर कितनी? इसकी पावर है 2, तो पावर 2 T1/T2, T1 कितना है 1 सेकंड, T2 भी कितना है 1 सेकंड, पावर इसकी -2। तो यहां से हमारा N2 निकलेगा। देखो N2 कैसे निकलेगा? अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 है, खत्म हो गया। देखो किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो अब इसको खोलना है आपको। किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम और नीचे कितना है बताओ 1 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 1000 बचेगा ना, ये 1000/1 हो गया एक प्रकार से। फिर 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और नीचे कितना सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा। और इसकी पावर कितनी है 2, इसकी तो 1 पावर है, इसकी है 2। ये तो सेकंड सेकंड कट गया, और 1 की पावर कुछ भी हो खत्म, 1 ही आएगा आंसर इसका। देखो 1 कटे हुए की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है आंसर। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां मुझे मिलेगा 1000 जो कि होता है 10 की पावर 3, और इनटू में क्या मिलेगा मुझे 100 की पावर 2, तो 10 की पावर 4 कितना मिलेगा 10 की पावर 4। तो मेरा N2 आ गया, तो मेरा N2 आ गया 10 की पावर 7। तो हम क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, देखो भैया जो आपका 1 जूल था ना, तो मेरा आया है 10 की पावर 7 अर्ग। मुझे यही निकालना था, N2 निकालना था, N2 मतलब अर्ग निकालना था कि N2 भैया ये जो मेरा CGS है चीजियस, N2 की वैल्यू कितनी होगी। यहां पर अगर 1 जूल है तो ये होगा 10 की पावर 7 अर्ग। तो ऐसे हमें कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन मिलते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप प्लीज इसे अच्छे से देखिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए बेस्ड ऑन हिमाचल बोर्ड एग्जाम 2009, पर ये क्वेश्चन अभी पिछले साल आया है, 1 डाइन इंटू न्यूटन। अभी क्या है क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन कुछ गजब ही है। कैसे? हमें डाइन से, ध्यान देना ठीक है ना, हमें डाइन से न्यूटन में जाना है, यानी ऐसी लाइन खींचेंगे, और डाइन का मतलब हो गया सीजीएस, हमें सीजीएस से जाना है। न्यूटन मतलब क्या था याद है आपको, ऐसा यूनिट, एमकेएस बताया था ना मैंने, न्यूटन मतलब ऐसा यूनिट, एमकेएस में जाना है एक प्रकार से, या एसआई में जाना है, एसआई। तो हम क्या करेंगे दोबारा वही, इस बार ये हमारा M1 होगा, L1 होगा, T1 फर्स्ट सिस्टम ये, और N1 कितना है 1 डाइन, ये होगा 1 ग्राम 1 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड होगा। और इस बार ये हमारा M2 होगा, L2 होगा, T2 होगा, और N2 हमें निकालना होगा। तो M2 की वैल्यू कितनी होगी न्यूटन में, किलो, 1 किलो। L2 कितना होगा 1 मीटर, टाइम कितना होगा 1 सेकेंड। तो अब क्या प्रॉब्लम है N2 निकालने में मित्रों, खाली फॉर्मूला ही तो लगाना है, नहीं समझे मेरी बात, अरे खाली फॉर्मूला ही तो लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, देखो N2 इजिकल टू N1 M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C। अब बोलोगे सर ये हम ABC कहां से लाएंगे, अरे यार न्यूटन माने क्या, डाइन माने क्या, फोर्स, और फोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे बताओ, फोर्स के लिए हम लिखेंगे M1L1T-2, M1L1T-2, ठीक है। तो यहां से A B और C आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा
ए बी एंड सी आ जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? तो ए कितना आएगा बताओ? ए आ गया 1, बी आ गया 1 और सी आ गया -2। तो अब तो मेरे पास सब कुछ पता है, मेरे को सब कुछ पता है यार। क्यों नहीं पता मेरे को सब कुछ? देखो N1 की वैल्यू 1 है। M1 का मतलब क्या है? CGS। पहला वाला क्या है? CGS। तो 1 ग्राम और नीचे आएगा 1 किलो। अरे यार तुम भूल गए क्या? पहले ग्राम वाला है, बाद में किलो वाला है। तो 1 ग्राम के नीचे 1 किलो पावर है 1, फिर 1 सेंटीमीटर के नीचे है 1 मीटर पावर है 1। दोबारा पावर 1 ही है ना। A 1 है, B 1 है, C -2। तो ये 1 सेकेंड है भाई साहब, और ये भी 1 सेकेंड है, और -2 है भैया। क्या बात है सर। तो इसका तो गेम बच जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि 1 है ना ये। तो 1 ग्राम अपॉन में 1 किलोग्राम यानी 1000 आएगा। भूल गए आप लोग? ये 1/1000 हो जाएगा ना। किलोग्राम को 1000 लिखोगे। ए यार कितने बुद्धू बच्चे हैं मेरे पास। ऊपर 1 ग्राम और नीचे है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। वैसे ही ऊपर है 1 सेंटीमीटर और नीचे है 100। ये 1 सेंटीमीटर और नीचे है 100 सेंटीमीटर, मीटर को तो कट जाएगा। तो ये N2 आ गया। तो N2 क्या आएगा देखो, ये है 1/1000 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर -3, और ये 1/100 10 की पावर -2। तो N2 कितना आ गया? N2 आ गया 10 की पावर -5। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा दोस्तों, हमने क्या सीखा कि 1 डाइन जो है, 1 डाइन होगा, 1 डाइन इज इक्वल टू, बताओ, 10 की पावर -5 न्यूटन, क्योंकि हमें डाइन को क्या करना था? डाइन को न्यूटन में करना था। अच्छा इसका उल्टा क्या होगा बताओ? रिवर्स। अगर मैं रिवर्स करूं तो पता क्या होगा? देखो 1 न्यूटन 10 की पावर +5 डाइन हो जाएगा। नहीं समझे? अगर आप इसको इधर ले आओगे ना तो ये, और देखो यहां बचेगा 1 न्यूटन, और इसको ले आओगे तो इधर +5 हो जाएगा। तो दोनों याद रखना कि 1 डाइन का मतलब 10 की पावर -5 न्यूटन, और 1 न्यूटन का मतलब होता है 10 की पावर +5 डाइन। तो बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट। आप प्लीज इन क्वेश्चन पे ध्यान दो। सो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, और इसका जो पहली बार जो आया था ये हिमाचल 2009 में आया था, हिमाचल में। फिर हिमाचल के बाद हर जगह DAV बोर्ड, ISC बोर्ड, CBSE बोर्ड, पंजाब, हरियाणा, हर इस पूरे इंडिया में ये क्वेश्चन आता रहा। नीट ने भी इस क्वेश्चन को पूछा, जेई ने भी इस क्वेश्चन को पूछा, मतलब इसी टाइप की क्वेश्चन को पूछा। अब ये क्वेश्चन क्या है देखो, कि इफ द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन ऐसा यूनिट इतना है, देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन CGS। अब इसके दो तरीके करने के, दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि पहले आप एक लाइन खींचोगे, ठीक है, पहले आप एक लाइन खींचोगे। लाइन खींचने के बाद आप क्या बोलोगे कि मेरे को ऐसा यूनिट से, ऐसा मतलब MKS या फिर SI, मुझे ऐसा यूनिट जाना है, किसमें बताओ? CGS में जाना है। फिर आप बोलोगे M1 L1 T1 N1, ठीक है। फिर आप बोलोगे यहां पर M2 L2 T2 और N2, और सारी बातों को लिख के N1 कितना है देखो, N1 है 6.6 10 की पावर 11 न्यूमेरिकल वैल्यू। ए यार तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ऐसा यूनिट में वैल्यू इतनी है, तो CGS में कितना होगा? तो हमें कन्वर्ट करना है। तो हम बोलेंगे ठीक है जी, N1 की वैल्यू है 6 पॉइंट कितना 67 10 की पावर 11, हमें N2 निकालना है, और MKS में ये होगा 1 kg, और ये वाला कितना होगा 1 मीटर, और ये होगा 1 सेकेंड, ये होगा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, और मुझे N2 निकालना है, मैं यूं निकाल दूंगा। अच्छा ABC कैसे निकालोगे? आप मेरी बात सुनो, हम 2 क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। N2 आपको निकालना है, तो ये आपको याद है ना, ये सब M1/M2 L1/L2 T1/T2 ABC। और आप ABC कैसे निकालोगे? तो उसने बोला है कि ये क्या चीज है बताओ, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G, कैपिटल G। तो कैपिटल G की डायमेंशन क्या होती है बताओ? कैपिटल G की डायमेंशन होती है M-1 L क्यूब T-2। तो A की वैल्यू यहां पे होगी -1। अरे कैपिटल G है ना यार, तुम क्या कर रहे हो? लिखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको ABC निकालने में इस्तेमाल करना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कैपिटल G, पहले क्वेश्चन में पढ़ा था आपने। तो यहां से A निकलेगा, B निकलेगा, एंड क्या निकलेगा? C। अब उस ABC को यहां लिख देंगे। अब मैं पूरा करके दिखाऊंगा। है क्या बच्चे हो यार तुम? पूरा नहीं करने वाला हूं मैं, ये आप करोगे, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। लेकिन यार बच्चे तो बुरा मान जाएंगे, बच्चे कहेंगे नहीं सर हम तो वो है, सर हम तो वो है बोका, हम तो बोका है, हमसे नहीं होगा मास्टर, तुम्हें ही करना है मास्टर, तुम्हें ही सब कुछ करना है मास्टर। तो N1 तो 6.67 10 की पावर 11, M1 है 1 किलो, 1 किलो अपन में 1 ग्राम की पावर A कितना है -1। L1 1 मीटर अपन में 1 सेंटीमीटर, देखो L1 है 1 मीटर, L2 है 1 सेंटीमीटर, समझे? L1 है 1, L2 है, पावर कितनी 3। T1 कितना है 1 सेकेंड अपन में 1 सेकेंड, पावर कितनी है -2। भैया एक बार डायमेंशन चेक कर लेना, सही है कि नहीं? कैपिटल G की डायमेंशन चेक कर लेना, मेरा आंसर नहीं आएगा, मेरा बन जाएगा पोपट, फिर मैं कहलाऊंगा बोका। क्या कहलाऊंगा? बोका, समझे? जो बंगाली हो तो बढ़िया से जानते हैं बोका का मतलब क्या होता है।
और बिहारी लोग भी जानते हैं बोका का मतलब। बोका समझते हो? बोका मतलब जो बेवकूफ होता है, मूर्ख होता है। अब देखो ये केजी है, 1 किलो को लिख सकते हैं हम 1000 ग्राम, और नीचे 1 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ऊपर लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और नीचे है 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। पावर इसकी -1, इसकी पावर है 3, और यहाँ पर ये खत्म पूरा 1 हो जाएगा ये। और ये क्योंकि पावर 1 कट गया ना, पूरा कट गया, पावर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ेगा, हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है देखो, 6.67 10 की पावर 11, और ये है 1000 की पावर -1। 1000 की पावर -1 का मतलब क्या है कि 1000 नीचे आ जाएगा। अभी 1/1000 लिखेंगे इसको। देखो इसकी पावर -1 था ना, तो माइनस को प्लस करने के लिए नीचे ले आया मैं, तो ये 1/1000 हो जाएगा। और यहां पर क्या है 100 की पावर 3, तो 100 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2। 100 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 इंटू में 3, 10 की पावर 6 हो जाएगा ये। देखो 100 की पावर 3 है, कितने जीरो आएगा इसको 3 बार लिखोगे तो 6 जीरो आएगा। अच्छा जिसको नहीं आता मैं सिखा रहा हूं, देखो 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, अगर ये 4 जीरो होगा तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4। तो ये है 10 की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी है 2, उसकी है 3, 6 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट। तो इसको हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखो ये 3 जीरो से, अच्छा ये तो -3 था ना यार, L ठीक है सब कुछ। अच्छा यहां पर एक गलती है, यहां पर -11, हाँ यहां एक गलती बता दूं, क्वेश्चन में ये गलती है कि यहां पर -11 है। क्या है बेटा, छोड़ो, यहां पर -11 है, ठीक है बेटा, यहां पर भी माइनस माइनस होगा, पर इन्होंने मतलब ठीक से टाइप नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूं जो रियल क्वेश्चन होगा, रियल क्वेश्चन में आपको यहां पर माइनस मिलेगा, -11। कई बार क्वेश्चन टाइप हो सकता है गलत, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। अरे कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। देखो यहां -11 है, बस याद रखो। अब देखो ये है कितना बताओ, 1000, तो ये 3 जीरो कट जाएंगे, ये बचेगा 10 की पावर 3। कितना बचेगा, क्योंकि इस 1000 को हम लिख सकते थे 10 की पावर 3, तो 3 से 6 जाएगा तो बचेगा 10 की पावर 3। तो क्या बचा, यहां बचा 6.67 10 की पावर -11 इंटू में 10 की पावर 3, तो यहां से n2 आ गया। क्या आ गया, n2। तो ये हो गया 6.67 10 की पावर -8, 11 में से 3 गए 8, तो ये हमारा n2 है, जो कि CGS में वैल्यू है। क्या बेटा, ये CGS में, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पर इस तरीके से जब हम करते हैं ना तो प्रोसेस बड़ा लंबा है। इस ऐसे क्वेश्चंस का एक आसान तरीका भी होता है। सर आसान तरीका सिखा दो सर, मजा आ जाएगा। आप मत सीखो आसान तरीका, क्योंकि पेपर में नंबर आपको रियल तरीके से ही मिलेगा। किससे मिलेगा, पेपर में नंबर आपको रियल तरीके से ही मिलेगा, तो आपको रियल तरीका ही फॉलो करना है। हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था, उसके लिए सॉरी, पर अब बात समझ गया ना। क्या समझे कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सेम पहला सिस्टम, दूसरा सिस्टम, M1 L1 T1 N1 M2 L2 T2 N2, फिर N2 निकालेंगे, और ABC के लिए हमें उसका डायमेंशन लिखना है, और फिर वैल्यू पुट करते रहना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ट्रिक नहीं सिखा रहे इस वाले क्वेश्चन का, ट्रिक बेकार चीज है, ट्रिक लाइक अ बीमारी। अभी स्कूल एग्जाम के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो स्कूल एग्जाम में ट्रिक यूज नहीं करते, ठीक है बेटा। सो प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखो, सोर्स है एनसीईआरटी का एग्जांपल, डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब कि हमें करेक्ट चेक करना है, करेक्ट ऑफ द इक्वेशन। यहां पर एक इक्वेशन है S = UT + ½ AT², और हमें चेक करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। चेक करने का तरीका क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या देखिए कि अगर हम आम में केला जोड़ेंगे, तो आंसर नहीं आएगा। पता है आपको, भैया हमने आम में केला जोड़ा, बता भाई क्या हुआ। मैं आपसे ऐसा बोलता हूं 3 आम 2 केला, क्या आंसर आएगा भाई, नहीं पता, क्योंकि आम में केला नहीं जोड़ सकते। अच्छा जी, लेकिन मैं आपसे बोलूं 2 आम और 3 आम, अब तुम बड़े शौक से बोलोगे क्या 5 आम, कि सर जी 2 आम में 3 आम जोड़ोगे तो 5 आम आएगा। यानी अगर कहीं पर चीजें जुड़ी हुई है, अगर कहीं पर चीजें जुड़ी हुई है, जैसे कि देखो आम आम आम, अगर हम 2 चीजों को जोड़ पा रहे हैं, तो अगर ये आम है तो ये भी आम होगा, और ये भी क्या होगा, आम। और डायमेंशन के अंदर हम कांस्टेंट की बातें नहीं करते, 2 और 3 और 5 की बातें नहीं करेंगे, हम सिंपल कहेंगे कि भैया आम में हमने आम जोड़ा तो हमें आम मिला। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, तो इसकी डायमेंशन होगी L। डायमेंशन क्या होगी, L। S का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको नहीं पता S = UT + ½ AT²। जिस बच्चे को नहीं पता कि S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, मैं बता दे रहा हूं, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, ये 9th क्लास में आप पढ़ोगे। U का मतलब क्या होता है, स्पीड। A का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है बेटा। फिर भी अगर अभी 11th में भी पढ़ोगे अच्छे से, तो अगर S मेरा डिस्प्लेसमेंट है, L है, अगर S मेरा आम है, तो इसको भी आम होना पड़ेगा, और इस पूरे को भी क्या होना पड़ेगा, आम, क्योंकि आम के अंदर हम आम जोड़ेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, आम। यानी अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए, अगर इसका L है तो इसका भी L होना चाहिए, और इसका भी क्या होना चाहिए, L। तो इसका डायमेंशन निकालते हैं, चलो इसका डायमेंशन निकालो।
तो यहां पर स्पीड, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है बताओ? एल टी माइनस वन, और बगल में एक और टी है, टी टी वन, तो टी माइनस टी प्लस टी, खत्म। आंसर क्या आएगा बताओ? आंसर एल ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि ये वाला कट जाएगा। अच्छा जी, इसका तो हमने बोला ये तो कांस्टेंट है 1/2, 1/2 इज कांस्टेंट, ये डायमेंशन लेस होता है, तो 1/2 हमारे काम का नहीं है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू, और बगल में टी का स्क्वायर है, तो सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, दोबारा क्या आ गया? एल। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड में जितने भी है उन सबका डायमेंशन सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। क्या है करेक्ट का मतलब? है कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंट है, करेक्ट लिख सकते हो कि फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8, सोर्स। सोर्स है इसका एनसीईआरटी, ये हिमाचल बोर्ड 2006 में पहली बार आया था, उसके बाद बार बार आने लगा, आते ही रहा। अब क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। फटाफट वेरीफाई करो, फटाफट वेरीफाई करो। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे देखो भैया, अगर इक्वल टू का साइन है तो अगर इधर वाला आम है तो उधर वाला आम होगा, इधर का अंगूर है तो उधर का भी क्या होगा? अंगूर। अगर इधर का डायमेंशन एक्स है तो वहां का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए? एक्स। डायमेंशन सेम होगा तो हम बोलेंगे हाँ भैया इक्वल टू का साइन है लॉजिकली। तो हमने कहा भैया कांस्टेंट तेल लगाए सरसों का, कौन सा वाला? सरसों का तेल में लगाने के लिए बार बार क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे कभी क्या कहना चाहता है सोचो। सरसों अच्छा है भाई। अब सोचो, मान लो किसी ने सरसों का तेल नहीं लगाया, मान लो पेट्रोल लगा लिया या मिट्टी तेल लगा लिया, अब वो धूप में निकल रहा है तो लगाया भी जलाया भी तो फायदा नहीं है, इसलिए सरसों का तेल लगाना है बेटा। क्या लगाना है? सरसों का तेल। तो कांस्टेंट गया सरसों का तेल लगाने, तो मैंने कहा भैया तू मास है? वो कह रहा हाँ मैं तो मास हूं, तुझे दिख नहीं रहा अंधे, चलो सॉरी है, तो ये मास है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर, वी का मतलब वेलोसिटी होता है, तो एल टी माइनस वन का स्क्वायर। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड का हम निकाल रहे हैं, तो ये जगह एम, ये एल का स्क्वायर टी माइनस टू, ये जो पावर है यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। समझे मेरी बात को? फिर हमने कहा चलो भैया इसका भी निकाल लेते हैं। एम का मतलब एम होता है जी। अब ये जी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता, जी होता है एक्सेलरेशन, जो आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा कि सर आपको तो पता है जी का मतलब क्या होता है, मेरे को नहीं पता है, मैं कैसे करूंगा क्वेश्चन? तो मेरे भाई तुम एग्जाम देने आज थोड़ी जा रहे हो, आप जब एग्जाम देने जाओगे तो पूरा 11th पढ़ के जाओगे ना। जब पूरा 11th पढ़ के जाओगे तो आपको भी उस टाइम पर पता होगा कि इस जी का मतलब क्या होता है। ये हाँ नहीं बेटा, जी पर फोर्स लगाते हैं, जी फोर्स नहीं होता, ध्यान दो। तो कहानी क्या है? तो इसका डायमेंशन निकालेंगे। एम का तो एम है, जी का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस टू, और एच का मतलब हाइट होता है। एच का मतलब क्या होता है? अरे तुम लोगों ने 9th में पढ़ा तो है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। एच का मतलब हाइट है, हाइट का मतलब क्या? डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एल, एल हाइट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एल। तो ये भी हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो तुम कहोगे भैया देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड वाले साइड के डायमेंशन के बराबर है, दैट्स व्हाई दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है चेक वेदर द फ्लोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। जहां एफ का मतलब फोर्स होता है, एम का मतलब पता ही है मास होता है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो मैंने कहा यार ये करेक्ट है कि नहीं? तो पता क्या है ये कैसा क्वेश्चन है? ये आम केला वाला क्वेश्चन, आम वाला क्वेश्चन है। देखो अगर ये आम है तो आम में से हम माइनस आम को ही कर सकते हैं, तभी हमें आम मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन है ये। देखो जब भी दो चीजें प्लस या माइनस में है उनका नेचर एक जैसा होगा। जैसे मैंने बोला कि 10 रुपए माइनस 3 रुपए तो हमें मिलेगा 7 रुपए। तो रुपए ही तो है, सारे सारे क्या है? रुपए। अगर इन दोनों के बीच में माइनस साइन है या प्लस साइन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये दोनों एक जैसी चीजें ही है। तो हम इसका डायमेंशन भी चेक करेंगे, इसका डायमेंशन भी चेक करेंगे और इसका भी डायमेंशन चेक करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा है देखो, 5 आम इजिकल टू 9 आम माइनस 4 आम। नहीं समझे कैसा क्वेश्चन है ये? कि एफ एस इजिकल टू यानी 5 आम इजिकल टू, बाई चांस आम इजिकल टू आम माइनस आम। तो हमने कहा चलो इसका डायमेंशन निकालते हैं, एफ इंटू एस का डायमेंशन निकालते हैं। चलो आ जाओ। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू, और एस डिस्प्लेसमेंट का होगा एल, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। जी इसका डायमेंशन ये है जी, तो इसका भी डायमेंशन यही होना चाहिए। तो हाफ का डायमेंशन तो होता नहीं है, एम का होता है एम, वी का स्क्वायर, एल टी माइनस वन का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब यहां भी 2 यहां भी 2। तो जी इसका डायमेंशन सेम है जी। जी इसका डायमेंशन देख लेते हैं, एम स्पीड का स्क्वायर सेम ही आएगा। अरे ये और ये दोनों सेम ही तो है, यानी कि जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका है और वही डायमेंशन इसका है। इसका मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल सही लिखा है। सही इक्वेशन क्या मतलब है? अगर भैया ये आम है तो ये भी आम है और ये भी आम है, चाहे आप माइनस करो या प्लस करो, हमें इक्वेशन से मतलब है। कई सारे बच्चे एग्जाम में पता क्या करेंगे? कई सारे बच्चे बोलेंगे इसका आया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस टू 0, और लड़कियां चिल्ला रही है पापा पापा मैं डॉक्टर बन गई पापा। मेरी बात नहीं समझे? नीट के एग्जाम में लड़के चिल्लाते नहीं है, हैं?
फिर वो लड़के लड़के नहीं है ना, फिर वो, ये समझो बात। जो लड़के चिल्लाए वो लड़के का है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे बीइंग अ टीचर, पर दिल में यही था मेरे, इस चीज को समझो। तो हमने क्या सीखा, बेसिकली लड़कियां थोड़ी इमोशनली वीक और बहुत अच्छी होती है लड़कियां। लड़कियां गुड गुड पीपल, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग, फाइन, या लड़की लड़की या चलो, अरे मैं ऐसी मजाक बना रहा हूँ। देखो, गर्ल्स एंड बॉयज आर ऑलवेज इक्वल जब हम बातें करें तो, ठीक है, इस बात को समझो। क्या यार, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, हिमाचल 2005 में आया, उसके बाद बहुत जगह पे आया, और क्वेश्चन है चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें ये चेक करना है कि डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं। तो देखो यहां पर ध्यान देना, चेक करना बड़ा आसान है। बोला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो यहां पर लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ, और एच का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जो हम जानते हैं, ठीक है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट। एम का मतलब मास, वी का मतलब वेलोसिटी। तो हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला जो है सही है कि नहीं है। तो इसकी डायमेंशन ये लेंथ है क्या ये? अब तुम बोलोगे सर हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो पढ़ा ही नहीं है। पढ़ लोगे, फ्यूचर में पढ़ लोगे। तो ये है लेंथ एल, ठीक है जी। और हमें चेक करना है कि जो इनका निकल के आएगा वो क्या होगा। ये तो लेंथ है ना, वेव लेंथ, क्या बोला उसने, वेव की लेंथ है लैम्डा, तो ये तो लेंथ है, तो एल हो गया। अब हमें इसका चेक करना है। तो बताओ एच का पता है किसी को? एच का, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। पहला क्वेश्चन, एच का बताओ मुझे जल्दी से। एम L2 T, तो M1 L2 T-1, और नीचे क्या है बताओ, M, और V क्या होगा, V LT-1, M V LT-1। तो M से M गया, ये गया, एक L से एक L गया, तो क्या बचा, L। तो भैया डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट है, इधर का भी L इधर का भी L। अब बोल रहा है कोई स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो हम चैप्टर 7-8 में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में, पर अभी ये पूछ रहा है कि बताओ ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। तो हमने कहा भैया तू क्या है, ये कह रहा मैं वेलोसिटी, सही है फॉर्मूला, ये वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा LT-1, LT-1। अब इस पूरे को हमें सॉल्व करना है। तो देखो 2 तो बाहर में जाए, ठीक है, और रूट है ये, रूट को रखो, अभी रूट को रखो। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की हम बातें नहीं करते। जी की डायमेंशन हम जानते हैं, क्या है था बताओ, M-1 L³ T-2, जी की डायमेंशन है। फिर यहां पर क्या है, M इंटू में M, अरे जी की डायमेंशन लिख दी, फिर M की डायमेंशन लिख दी। R मतलब होता है रेडियस, R का मतलब डिस्टेंस होता है हमेशा, R फॉर रेडियस, डिस्टेंस। तो नीचे होगा L, क्या होगा जी, L, और इन सबका रूट है। तो देखो M-1 M+1 खत्म, एक L से ये L गया, तो क्या हो गया बताओ, रूट में क्या हो गया, रूट में क्या बचेगा, L², क्या बचेगा, अरे नहीं आई समझो बात, सोचो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर लिख रहा हूं देखो, रूट के अंदर बचेगा यहाँ से L² बचेगा, और यहाँ से बचेगा T-2। अब इन दोनों के ऊपर रूट लगा क्या रखा है, तो जब ये रूट से बाहर आएंगे ना तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट, तो बचेगा L1, और यहाँ बचेगा T-, क्या बचेगा, माइनस। तो L1 T-1, और ये क्या था, L1 T-1, यानी ये फॉर्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? आई होप आप मजबूत बन रहे होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, एम्स 2018 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ A/B, यानी हमें A का निकालना है, B का निकालना है, और दोनों को डिवाइड करना है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं, हम ये सोचेंगे कि अगर मेरे बालक तू आम है, क्या है, तो ये भी आम होगा, और ये पूरा मिला के क्या होगा, आम। जब भी चीजें प्लस और माइनस में हो तो समझ जाओ सबकी डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी। यानी इसने बोल भी रखा है कि हमारा F फोर्स है, X हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और T क्या है हमारा, टाइम। तो हम एक दिमाग लगाते हैं, हमें चाहिए A और B चाहिए ना, हमें A और B। तो चलो इसकी डायमेंशन क्या है बताओ, फोर्स M1 L1 T-2। तो हम बोलेंगे देख अगर इसकी डायमेंशन M1 L1 T-2 है तो पक्का इस पूरे की डायमेंशन भी क्या होगा, M1 L1 T-2, क्योंकि अगर ये आम है तो ये भी पूरा क्या होगा, आम। तो हम बोलेंगे देखो भैया A√X, इसकी डायमेंशन A√X की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन इक्वल होती है, हमें पता है। तो हम बोलेंगे M1 L1 T-2। अब मुझे निकालनी किसकी है, A एंड B की, तो पहले A की निकालूंगा। तो √X का मतलब क्या हो गया, X मतलब क्या है, X मतलब डिस्टेंस मतलब √L, क्या है ये, तो ये हो गया M1 L1 T-2। अब क्या करो, A निकालने के लिए इसको √L से डिवाइड कर दो, तो M1 L1 T-2 को नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा, √L, तो ये आ जाएगा आपका A, क्या आ जाएगा, A। अब ये √L का मतलब क्या है, देखिए √L का मतलब है L की पावर 1/2, पता है बात आप लोगों को, देखो √L का मतलब होता है L की पावर 1/2, रूट का मतलब होता है हाफ, क्या मतलब होता है, हाफ। तो अब ऊपर है पावर 1 और नीचे क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा M1, ये L की जगह L 1 - 1/2, और ये T की पावर -2। अब बोलो ये सर ये कैसे हो गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर बेस सेम हो तो नीचे का ऊपर जाके क्या जाता है, पावर माइनस। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो इसकी पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। देखो तो यहां से A का डायमेंशन क्या निकलेगा, M1 L 1/2
टी माइनस टू, ये ए का डायमेंशन आ गया। अरे हाफ ही तो बचेगा ये। अब हम बी का डायमेंशन निकालेंगे, तो हम बी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे भाई साहब अगर ये आर्म है तो ये भी तो आर्म ही होगा, तो जो एफ की डायमेंशन है, फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t माइनस टू, वो होगी बी टी स्क्वायर की। किसकी होगी? बी टी स्क्वायर की। ए यार तुम पागल हो क्या? तो यहां से क्या होगा? m1 l1 t माइनस टू के नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर, तो यहां से b का निकल जाएगा। ये जो t का स्क्वायर है और ऊपर है माइनस टू, तो ये हो जाएगा m1 l1, नहीं समझे आप? t माइनस फोर हो जाएगा, देखो ध्यान दो, ये हो जाएगा आपका m1 l1 और ये 2 पर जाके क्या हो जाएगा? माइनस फोर, t माइनस फोर। तो b का डायमेंशन भी निकल गया, ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा। अब आपको a और b को डिवाइड करना है। उसने बोला ना कि a और b, देखो एम्स का पेपर मुश्किल क्यों आता है? कैलकुलेशन है बस, और कुछ भी मुश्किल है क्या? नहीं। तो a और b को डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो a और b को डिवाइड कर देंगे, हम निकालेंगे a बाई बी। तो ये खुद से करोगे क्या? a कितना आया? a आया है m1 l हाफ t माइनस टू, m1 l हाफ t माइनस टू, और b कितना आया? b आया है m1 l1 t माइनस फोर। तो m से m चला जाएगा, अब ये l ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। कर लोगे? अब कर लोगे ना? देखो ये 1/2 में से माइनस होने जाएगा, और ये -2 से जाके -4 हो जाएगा, मतलब ये -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा। पता है ना? ये आप करोगे होमवर्क, ये वाला चीज तो आप खुद करोगे। सो प्यारे बच्चों, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये नीट और जेई में बहुत बार आया हुआ है। जैसे ये सोर्स है हिमाचल 2030, सेंट्रल स्कूल्स 2014। ये क्वेश्चन क्या है? देखो, द वंडर वॉल इक्वेशन फॉर अ गैस। ये किसी गैस की इक्वेशन है जो हमने अभी पढ़ा भी नहीं है। ये पहले था केमिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 में, अब वो चैप्टर उड़ गया है तुम्हारे सिलेबस से, तो तुम शायद इसको देखो ना। तो ये कोई इक्वेशन है जिससे इक्वेशन में P का मतलब प्रेशर है, V का मतलब वॉल्यूम है, T का मतलब टेम्परेचर है, R का मतलब कोई कांस्टेंट होता है जिसके बारे में आप फ्यूचर में पढ़ोगे। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम मुझे डायमेंशन A और B का निकाल के दिखाओ एंड राइट द ऐसा यूनिट ऑफ A एंड B। A और B का यूनिट भी लिखना है और A और B का डायमेंशन भी लिखना है। तो मैं आपको बहुत ही क्लियरली समझा रहा हूं कि यहां पर हो क्या रहा है, आप प्लीज समझने का प्रयास करना। अगर ये प्रेशर है, P का मतलब क्या है? प्रेशर, और यहां एक प्लस का साइन है, तो ये पूरा मिलके भी प्रेशर होगा, क्योंकि आम के अंदर आम ही जोड़ सकते हैं। आम के अंदर तो हम बोलेंगे देखो भैया, जो हमारे प्रेशर का डेफिनेशन, प्रेशर जो है उसका डायमेंशन जो होगा वो बराबर होगा A बाई वी स्क्वायर के। A बाई, तो यहां से अगर A निकालेंगे हम A, तो A होगा हमारा प्रेशर इंटू में V स्क्वायर, प्रेशर इंटू में। अब तुम बोलोगे सर सर मेरे को तो प्रेशर का डायमेंशन ही नहीं पता। मैं आपको बता दूं प्रेशर का मतलब क्या होता है, बता दूं आपको। प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन में एरिया, ये आप ध्यान रखिएगा। तो फोर्स का तो हमें पता है mlt माइनस टू, एरिया का होता है एल स्क्वायर। तो अब क्या होगा? देखो ये m हो जाएगा L1 और ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, मतलब ये L ऊपर जाके -2 हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा हमारा आंसर? m l-1 t -2। तो प्रेशर का तो मुझे पता लग गया, तो मैं कहूंगा देखो यार प्रेशर का डायमेंशन होता है m l-1 t -2, और यहां पर क्या है? v मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का स्क्वायर। देखिए वॉल्यूम का मतलब होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, वॉल्यूम का मतलब होता है L क्यूब। अब यहां पर है L क्यूब का स्क्वायर, देखो ना वॉल्यूम होता है L क्यूब, और ये वॉल्यूम की पावर 2 है, तो L क्यूब की पावर 2। तो हमारा A का डायमेंशन निकल के आएगा m l-1 t -2 L6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें A मिलेगा। क्या मिलेगा? A। तो A कितना मिलेगा? A मिलेगा हमारा m L, ये 6 और यहां पर -1, तो L5 हो जाएगा, और t -2 ये हमारा A होगा। आप समझ पा रहे बात को? तो A निकल गया। अब मुझे B निकालना है। उसने बोला डायमेंशन ऑफ A एंड B निकालो, तो मैं बोलूंगा भैया अगर ये वॉल्यूम है और तुमने इसमें से माइनस किया हुआ है, तो हमारा B भी क्या होगा? वॉल्यूम, क्योंकि प्लस और माइनस वाली चीजों का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। तो हम बोलेंगे अच्छा अगर मेरा V वॉल्यूम है तो मेरा B भी क्या होगा? वॉल्यूम। तो मैं बोलूंगा अच्छा बेटे, तो V का जो डायमेंशन होगा वो B के डायमेंशन के बराबर होगा, और V हमारा वॉल्यूम है मतलब L क्यूब। मेरी बात समझे? अब पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया कि भैया इसका डायमेंशंस बताना है A एंड B का। नहीं समझ में आया? अगर P प्रेशर है तो A बाई वी स्क्वायर क्या होगा? प्रेशर। तो A क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू में V का स्क्वायर। प्रेशर का हमने निकाला फोर्स अपॉन में एरिया से, m l-1 t -2। V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब L क्यूब का स्क्वायर, L क्यूब का स्क्वायर यानी L6, l-1 L5 t। समझ में आया? अब इसका ऐसा यूनिट लिखना है, तो ऐसा यूनिट कैसे लिखोगे? बताओ बताओ, हिंट दो हिंट। देखो यह है मास, A के लिखते चलो, A का डायमेंशन बताना मेरे को। A का डायमेंशन ml5, तो ऐसा यूनिट क्या होगा? यह है मास, मास का होता है केजी। यह डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीटर, मीटर की पावर 5, सेकंड की पावर -2। तो ये हो गया एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब होता है कि भाई आपको लिखना है मास को केजी में, डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड। समझ में आ गया? नहीं आया? पक्का?
तो आप क्या बी का ऐसा यूनिट लिख सकते हो? बी का ऐसा यूनिट, बी का कितना आया था? बी का आया था एल क्यूब, यानी कि मीटर क्यूब। एल मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मीटर में होता है, तो मीटर क्यूब। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। चलो मैं कराता हूं। किस बच्चे से नहीं हुआ पहले ये बताओ, किससे नहीं हुआ ये क्वेश्चन? सबसे हो गया? अब चेक करो सही है कि नहीं। प्यारे बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, खुलेआम लिखा हुआ है, देखो कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। भैया आपने मेरे डीप लेक्चर देख लिए, डिटेल लेक्चर, यूनिट एंड डायमेंशन की डिटेल लेक्चर जो रखे हुए, रिकॉर्डिंग देख लिए? क्या करते हो बेटा घर पे आप? बीच बीच में फोन स्विच ऑफ हो जाता है तो ऑन होता नहीं है फिर दोबारा? बड़ी दिक्कत है ना बेटा आपके साथ। चलो, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी विद टाइम t इज गिवन बाय लाइक दिस, वेलोसिटी इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट abc। abc की डायमेंशन निकालना है। तो यहां पर हम पता कौन सा दिमाग लाएंगे? आम लीची केला वाला। आम केला वाला कौन दिमाग लाएंगे? आम केला। ये लीची कहां से आ गया? एक्चुअली मैं लीची ही खा रहा था ऊपर, इसलिए लेट हो गया मैं थोड़ा सा, 2-4 मिनट ध्यान दो। तो हम बोलेंगे देखो, अगर ये आम है तो इसको भी आम होना पड़ेगा, इसको भी आम होना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? आम। आम में आम जुड़ेगा, आम में हम आम जोड़ सकते हैं, तभी हमें आम मिलेगा। यानी जो डायमेंशन वेलोसिटी की होगी, जो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी वही होगी ए की डायमेंशन, जो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी वही होगी बीटी की डायमेंशन, और जो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी वही होगी सीटी स्क्वायर की डायमेंशन। नहीं समझे? हम यहां से आंसर निकालेंगे। तो ए की डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगी, मतलब ए भी वेलोसिटी के बराबर होगा, ए भी आम है, ये पूरा बीटी, मतलब ये सबकी डायमेंशन आपस में इक्वल होगी। जब भी चीजें प्लस माइनस में होती है तो सबकी डायमेंशन इक्वल होती है। तो यहां से ए का डायमेंशन क्या आएगा? ए आएगा आपका एल टी माइनस वन, क्योंकि वेलोसिटी है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको बी निकालना है, तो टी से डिवाइड हो जाएगा। टी से क्या जाएगा? ये टी टाइम है ना, टी से डिवाइड हो जाएगा, तो वेलोसिटी अपॉन में टी हमारा बी आएगा। देखो ना बी का डायमेंशन, अगर आपको बी निकालना है तो टी से डिवाइड करना पड़ेगा वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी का कितना होता है? वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, और नीचे एक और टी है, तो ऊपर जाके हो जाएगा ये एल टी माइनस टू हो जाएगा। देखो ये टी ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? एल टी। नहीं समझ में आ रहा है? क्या मूर्ख बच्चों से पाला पड़ गया मेरा? इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही बेटा? कल को शादी ब्याह करोगे, जिंदगी कैसे बिताओगे बताओ? बी हो जाएगा हमारा वी अपॉन में टी, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, उसके नीचे एक टी है, ये टी ऊपर जाके हो जाएगा माइनस, तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो यार? शादी ब्याह करनी है तो अभी से चालाक बनना पड़ेगा, होशियार बनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हमने बी का निकाल लिया, सी का निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? वी अपॉन में टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो सी आएगा। तो वी कितना है हमारा बताओ? वी है हमारा एल टी माइनस वन, और नीचे क्या है? टी का स्क्वायर, तो सी कितना आएगा? ये ऊपर जाके हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा टू जाके ना, तो एल टी माइनस थ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस थ्री। तो काफी सुंदर क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन में करो। फिर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा छूट गया, उसको भी हमें करना है फटाफट। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही कूल। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन दिल्ली 2020 से इंस्पायर्ड है। ये एग्जाम मैं आपको बता दूं कब आया था, ये दिल्ली 2020 में आया था, के आसपास आया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास ऑफ मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने सुना होगा 9th क्लास में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है मैं हल्का सा आपको बता दूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू बोल रहे हैं, म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड इन वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह पे, स्पेस से बाहर, धरती से बाहर, सॉरी धरती से बाहर। स्पीड इन वैक्यूम अपन में स्पीड इन मीडियम। मीडियम का मतलब क्या? जैसे पानी के अंदर, जैसे एक बार स्पीड हमने लाइट की स्पीड एक बार देखा हमने, मान लो यहां पर देख लिया, लाइट की स्पीड आपने यहां पे देखा, और फिर उसी लाइट को ले गए आप पानी के अंदर, तो पानी के अंदर स्पीड थोड़ी कम होती है। स्पीड क्या होती है? कम। तो जितना स्पीड बाहर था और जितना स्पीड पानी में था, उन दोनों का जो रेशियो होता है, उन दोनों के रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो बोल रहा है कि देखो यार, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्वेश्चन आप खुद पढ़ना, लिखा हुआ है कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास ऑफ मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, और इसका डिफाइन किया गया है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एयर टू द ग्लास। ग्लास होता है शीशा, नहीं समझे? व्हेन द व्हाइट ग्लास पासेस थ्रू अ ग्लास, ग्लास मीडियम, जैसे पानी होता है ग्लास मीडियम, शीशा हो गया ग्लास मीडियम, और मैंगो शेक वो भी एक मीडियम है, कुछ भी हो सकता है मीडियम। तो कह रहा है व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वेरीज विद द वेवलेंथ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई, इसको लैम्डा बोलते हैं, सुना है लैम्डा पहले? इस लैम्डा को हम वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेवलेंथ। ये आप लोग पढ़ोगे फ्यूचर में, ये लेंथ होता है, लेंथ। इसकी डायमेंशन एल होती है, एल। तो बोला गया है कि जो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है ए प्लस बी अपॉन में एल का स्क्वायर, ए प्लस बी अपॉन में। तो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, मतलब डायमेंशन का इस्तेमाल करके आपको बताना है ए और बी की यूनिट क्या होगी, या कुल मिला के ए और बी की डायमेंशन निकाल लेंगे तो यूनिट भी निकल जाएगा। अब हमारे मन में सवाल आएगा कि सर ए और बी की हम वो कैसे निकालें,
यूनिट या डायमेंशन कैसे निकाले? तो हम कहेंगे भैया हम तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर मेरे भाई तू है आम, तू क्या है, अगर तू आम है, अगर तू, तो ये भी आम होगा और ये पूरा मिला के भी क्या होगा, आम। आम इज इक्वल टू आम प्लस आम। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो आंसर आएगा, ऐसा मान लो ये डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस और यूनिट लेस। बोलो क्यों? क्योंकि ऊपर स्पीड होगा LT-1 और नीचे भी स्पीड है LT-1, तो कट के आंसर आ गया 1। क्या आंसर आ गया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूं, देखो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऊपर भी स्पीड आएगा, स्पीड इन एयर, स्पीड इन ग्लास, तो ऊपर भी स्पीड की डायमेंशन, नीचे भी स्पीड की डायमेंशन, क्योंकि ये रेशियो होता है, कट पिट के ये डायमेंशन लेस बन जाएगा। मान लो 1 आ गया तो ये डायमेंशन लेस है, क्या है? तो हम बोलेंगे अच्छा, यानी कि जो हमारा ए होगा, अब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, हम बोलेंगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर है, यानी जो ए है, जो ए है, ए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायमेंशन के बराबर होगा। ए जो है ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, और भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद ही डायमेंशन लेस है, अगर ये खुद ही डायमेंशन लेस है तो हमारा ए भी क्या होगा, डायमेंशन लेस, तो हम बोलेंगे ए डायमेंशन लेस है, क्या है ये, डायमेंशन लेस। ठीक है जी। अब दूसरा, तो हमने इसको इसके बराबर रखा, अब बारी है इस पूरे को उठा के इसके बराबर रखना, तो हम कहेंगे देखिए भैया जो हमारा b बाई लैम्डा स्क्वायर है, जो हमारा b बाई लैम्डा स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके, a, म्यू के बराबर, म्यू के डायमेंशन के बराबर होगा। लेकिन जैसा हम जानते हैं ये डायमेंशन लेस है, इसका 1 आता है, आंसर क्या आता है, तो इसको हम 1 पुट कर देंगे, 1 इज इक्वल टू बी बाई एल स्क्वायर। देखो यहां भी आप 1 लिख सकते हो कि भैया इसका डायमेंशन निकालेंगे तो यहां पर 1 है, और 1 होता है डायमेंशन लेस, क्या होता है, ये डायमेंशन लेस है, तो हमने सिर्फ डायमेंशन लेस लिख दिया क्योंकि इसमें ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते। पर यहां पर हम म्यू का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड अपन में स्पीड कट के 1 हो गया, तो 1 लिख दिया, तो बी कैसे निकलेगा बताओ, बी हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों लैम्डा को हम जानते हैं, लैम्डा का मतलब होता है वेव लेंथ, लेंथ, और लेंथ के लिए एल होता है एल, तो एल का स्क्वायर होगा डायमेंशन बी का। तो भैया ये बड़ा शानदार क्वेश्चन था, और मुझे लगता है कि कितना भी कठिन पेपर आ जाए, हम इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना भी कठिन पेपर आ जाए आपका 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए। हम बहुत टाइम लगा रहे हैं चीजों में, हम काफी मेहनत कर रहे हैं चीजों को लेके, आई होप आप समझ रहे होंगे। सो प्यारे बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जिसने अभी पूरी 11th पढ़ ली है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो भविष्य के चैप्टर से जुड़े हुए, तो ये बस आपको सिखाने के लिए है कि हम प्रैक्टिस करें तो करें कैसे। तो डरना नहीं है कि यहां पर लिखा गया ऐसा कुछ फॉर्मूला आ गया, यहां सरफेस टेंशन लिखा गया, डेंसिटी लिखा गया, अरे बाप रे बाप, ऐसा नहीं सोचना है आपको भी, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है ना। चलो ये आर है ना, जो भी ये देखते हैं, यस आर है। ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप, एक लिक्विड ड्रॉप है वो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट का मतलब होता है ऐसे ऐसे, आगे पीछे को हम ऑसिलेशन कहते हैं, ऑसिलेशन। तो जो टाइम पीरियड है डिपेंड करता है रेडियस पे। जैसे मान लो ये लिक्विड का ड्रॉप है, लिक्विड का ड्रॉप है जिसका रेडियस है आर, छोटा सा ड्रॉप है, रेडियस है आर, तो इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम मतलब ऑसिलेशन का टाइम, टाइम पीरियड का मतलब आप भविष्य में सीखोगे, टाइम पीरियड का मतलब होता है, मैं समझाता हूं देखो, मान लो मैंने कहा ये लिक्विड का ड्रॉप है, और इस ड्रॉप ने यहां से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, तो स्टार्ट करके पहले ऊपर जाएगा पहले, फिर वापस आएगा, ऊपर जाके वापस आएगा, फिर यू जाएगा, फिर वापस आएगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इन सब चीजों में टाइम लगेगा नहीं लगेगा, टाइम लगेगा, उस टाइम को हम टाइम पीरियड कह रहे हैं। तो एक लिक्विड ड्रॉप है जो ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, सॉरी ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑसिलेट करने में जो टाइम है, टाइम डिपेंड करता है रेडियस पे, ठीक है जी। तो टाइम के फॉर्मूले में रेडियस का क्यूब है, आर का क्यूब है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो टाइम के फॉर्मूले में डेंसिटी है, देखिए ये डेंसिटी का मतलब होता है रो को डेंसिटी बोलते हैं प्यारे बच्चों, डेंसिटी, और डेंसिटी का मतलब होता है बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपन ने वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोल रहे हैं, उसका सिंबल ऐसा है। तो कह रहा है कि रेडियस पे डिपेंड करता है, उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और सरफेस टेंशन एस पे डिपेंड करता है, एस मतलब सरफेस टेंशन। अब यहां पर एस का मतलब क्या होता है, देखिए एस का मतलब होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, फोर्स अपॉन में लेंथ को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या बोला बेटा मैंने, फोर्स अपॉन में लेंथ को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो उसने बताया कि टाइम का फॉर्मूला डेंसिटी पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, और सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये आपको पता है मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूं भाई जब तुम चैप्टर्स पढ़ लोगे तो आपको भी पता होगा, जब पेपर देने जाओगे तो सभी चैप्टर पढ़ के जाओगे ना। तो ये क्वेश्चन किस बच्चे ने सॉल्व किया होगा पहले ये बताओ, जिस बच्चे ने 11वीं को पूरा पढ़ लिया है और वो मार्च के टाइम पर पेपर देने गया है। जो ये क्वेश्चन उस बच्चे के लिए है जो मार्च में पेपर लिख रहा है, लेकिन आप अभी क्या, अभी तो अप्रैल में पढ़ रहे हो, आप मई में पढ़ रहे हो, समझ पा रहे मेरी बात। तो आपको हल्का टफ लग सकता है, एक्सपीरियंस कम है आपको अभी। तो अब इस क्वेश्चन में यूजिंग चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस रिलेशन, हमें चेक करना है कि जो फॉर्मूला है सही है कि नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो के है, के को हम कांस्टेंट कहते हैं। अगर के बारे में कुछ बताया नहीं है तो के का मतलब फिजिक्स या केमिस्ट्री में होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है डायमेंशन लेस। क्या मतलब होता है, तो इस के का हमारे पास कोई काम नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, टाइम इज इक्वल टू, क्वेश्चन ऐसा है कुछ हमारा,
एक मिनट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन है टी इज इक्वल टू रूट रो आर क्यूब अपॉन में एस, इसे रो बोलते हैं ना, डेंसिटी को रो। अब प्यारे बच्चों, अब हमें ना लेफ्ट हैंड साइड चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टी है, टी मतलब टाइम, तो इसका डायमेंशन ऐसा होगा कि m 0 है, l 0 है, सिर्फ t है। टाइम का तो टाइम ही मिलेगा ना, सिर्फ ना तुम्हें मास ना तुम्हें लेंथ, सिर्फ टाइम। तो ऐसे कह सकते हो भैया यहाँ पर t की पावर 1 है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में t की पावर 1 है तो राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है हमें चेक करना पड़ेगा। तो रूट के अंदर ही रखते हैं सब कुछ। डेंसिटी का मतलब मैंने आपको बताया था मास अपॉन में वॉल्यूम। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों मास का तो m होता है, वॉल्यूम का l क्यूब, तो हो जाएगा m l माइनस 3 ऊपर जाके, तो ये हमारा हो गया m l माइनस 3। r क्यूब का मतलब हो गया रेडियस, रेडियस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो r का मतलब रेडियस, रेडियस मतलब डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं सबको पता है, डिस्टेंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे l क्यूब। और नीचे है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का मतलब था फोर्स अपॉन में लेंथ, यानी mlt माइनस 2 अपॉन में l, फोर्स अपॉन में लेंथ, तो हो जाएगा mt माइनस 2। तो नीचे हो जाएगा mt माइनस 2, क्योंकि सरफेस टेंशन का मतलब है फोर्स अपॉन में लेंथ, तो फोर्स होता है mlt माइनस 2, लेंथ होता है l। अब प्यारे बच्चों यहां से m का काम हो जाएगा, l क्यूब से l क्यूब का काम हो जाएगा, बचेगा रूट के अंदर 1/t माइनस 2, ऊपर 1 नीचे t माइनस 2। तो इसको अगर हम माइनस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ये प्लस का 2, और स्क्वायर से बेटा रूट का निपटारा हो जाता है और हमें मिलता है t। तो क्या हमारे लेफ्ट साइड में t है तो राइट हैंड साइड में भी t है। इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड में t है और राइट हैंड साइड में t है, और कांस्टेंट तो डायमेंशन लेस होता है, कांस्टेंट के डायमेंशन की हम बात ही नहीं करते, तो इस प्रकार से क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है। कोई टेंशन किसी को नहीं है, बहुत बढ़िया। सो प्यारे बच्चों, अब इस एक क्वेश्चन को समझ लो तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे, और चांसेस है कि एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन आएगा आपके, क्योंकि ये एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने बनाया आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड। अब ऐसे क्वेश्चन पक्का आते हैं एग्जाम में, एक तो यूनिट कन्वर्जन वाला कि 1 न्यूटन को डाइन में कर दो, 1 जूल को अर्ग में कर दो, वैसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। वैसे मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराया है, तो इनसे बाहर एग्जाम आने का चांस ही नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, ये है फॉर्मूला डेरिवेशन वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है, हमें एक एक लाइन को पढ़ना होता है और समझना होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप खुद करोगे। मैं एक करके दिखाता हूं। क्वेश्चन लिखा है अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट्स ऑफ ए बॉब सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, यानी वैसे कह रहा है एक पेंडुलम है, ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसको पेंडुलम के बारे में ना पता हो। अगर वो पेंडुलम के बारे में नहीं जानता है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं यमराज को मेल करूंगा कि जब ये बच्चा जाए तो इसे स्वर्ग का ऑप्शन देना ही मत। इसे स्वर्ग का ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा नालायक है, मजाक कर रहा हूं। पेंडुलम वो बच्चे नहीं जानते होंगे जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए। पेंडुलम ये होता है जो घड़ी के नीचे होता है, लटक रहा होता है, घड़ी के नीचे जो लटक रहा होता है ना, ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता है, पेंडुलम कहते हैं। मेरा हाथ है देखो, तो ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो इसको पेंडुलम कहते हैं। मेरी बात समझे? तो ये पेंडुलम है जिसका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ कुछ एल होगी, और इसको बोलते हैं बॉब। बॉल मानो, बॉब मतलब बॉल, इसका मास है m। तो सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ बॉब सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, इट स्विंग्स बैक एंड फोर्थ। स्विंग्स बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे, आगे पीछे। इट स्विंग्स बैक एंड फोर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ऐसे ऐसे कर रहा है। अज्यूम दैट द टाइम पीरियड, हमें अज्यूम करना है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, हमें अज्यूम करना है कि जो टाइम पीरियड है, हमें ये अज्यूम करना है जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है। क्या करना है? अज्यूम दैट द टाइम पीरियड टी ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, तो टाइम डिपेंड करता है इस पे मास ऑफ द बॉब, टाइम मास पे डिपेंड करता है। अब देखो यहां पर डिपेंड के लिए हम ऐसा साइन यूज करते हैं, डिपेंड, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर डिपेंड। दूसरा क्या बोला उसने? टाइम डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे, फिर टाइम डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी बोलते हैं, जो यहां है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल जी बोलते हैं। तो हमसे बोल रहा है यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन डिराइव द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड, हमें इसका टाइम पीरियड बताना है कि कैसा फॉर्मूला होगा, इसको बोलते हैं डेरिवेशन वाला। तो हर बार सेम मेथड से क्वेश्चन करना है आपको बोलना है कि भैया मैं इन सबको कंबाइन कर रहा हूं, कंबाइन करोगे तो t इज इक्वल टू, देखो ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसकी जगह पर आएगा k, जब हम इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k। और मैं आपको क्लियरली बता दूं, m l चाहे कोई भी हो, इनकी कुछ ना कुछ पावर होने वाली है, तो हम पावर a b और c खुद से मान लेते हैं, कुछ भी मान लेंगे, a b c इनकी पावर्स है, पावर कुछ ना कुछ तो होता है ना, इसलिए हमने माना है खुद से। तो टाइम इज इक्वल टू k, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, यही हमारा आंसर है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। बस एक प्रॉब्लम है कि हमने जो a b c माना है, हमें a b c के बारे में नहीं पता, ये हमारा आंसर है, दिस इज आंसर, लेकिन हमें a b c निकालना पड़ेगा। तो a b c निकालने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल कर दे, देखिए कोई भी इक्वेशन तभी सही हो सकती है जब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हो, सेम। तो मेन हमारा मकसद रहेगा हम a और b और c फाइंड करें, और a b फाइंड करने के लिए हम डायमेंशन की हेल्प लेंगे। कैसे? हम कहेंगे देखो भैया हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड,
तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा टी है, टी, और टी होने का मतलब है कि m जीरो है, l जीरो है और t है सिर्फ, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है डायमेंशनलेस। फिर हमारे पास है मास, तो m की पावर a हो गया जी, l मतलब लेंथ, चलो जी l की पावर b हो गया, g का मतलब साफ साफ लिखा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है l t माइनस टू, तो l t माइनस टू की पावर हो गई c प्यारे बच्चों। तो यहां से अगर हम m जीरो l जीरो t1 की बात करें तो यहां से देखो m a हो गया, देखो l b है और यहां c है, देख रहे हो आप, l की पावर c है, नहीं समझे? ए यार तुम क्या यार, लो मैं कर देता हूं, ये l c हो गया, फिर t माइनस टू सी हो गया, ये देखो ये c मल्टीप्लाई होगा ना, पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो ये c l से भी और 2 से भी। अब अगले स्टेप में क्या है, देखो ये m जीरो l जीरो t1, तो हो जाएगा m तो a है, l b है और l c, तो l b प्लस c, बेस सेम पावर है, और ये हो गया t माइनस टू सी। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पावर कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो पावर कंपैरिजन हम करेंगे, पावर कंपेयर करेंगे। पावर कंपेयर का मतलब क्या है कि अगर यहां पर m की पावर a है और यहां m की पावर जीरो है, तो हम बोलेंगे देखिए a है जो जीरो के बराबर होगा, क्योंकि यहां m है और यहां भी m है, पर यहां तो m था ही नहीं, m की पावर जीरो मानेंगे, और इधर m की पावर a है तो हमारा a जीरो आएगा। अगली बार में b प्लस सी और यहां पर है जीरो, तो b प्लस सी हमारा जीरो के बराबर होगा, और अगली बार में माइनस टू सी 1 के बराबर होगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। अब यहां से हम c की वैल्यू पुट कर देंगे, c की जगह पर माइनस 1/2 इक्वल टू जीरो, तो b इक्वल टू 1/2, तो हमारा b आ गया, c आ गया, a आ गया, और हमारा आंसर ये था। इस वाले आंसर में जाके हम पुट कर देंगे t इज इक्वल टू k कांस्टेंट, m की पावर a मतलब जीरो, l की पावर b, और b का मतलब क्या था, b का मतलब था 1/2, और g की पावर c का मतलब था -1, और यही हमारा आंसर है। यहीं तक छोड़ देना है, यही हमारा आंसर है, बस a b c पुट कर देना है। तो a b c हम खुद से मानते बेटा, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको फील आ जाए कि हो कैसे रहा है। चलो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये इंस्पायर्ड बाय सेंट्रल स्कूल 2008, सेंट्रल स्कूल 2008 से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द स्पीड v ऑफ वाटर वेव, द स्पीड v ऑफ वाटर वेव अज्यूम टू डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। कह रहा है कि किसी का जो स्पीड है, स्पीड को उसने v बोला है, क्या बोला है v, तो कह रहा है जो स्पीड है डिपेंड ऑन द वेवलेंथ की पावर a हम खुद मानेंगे ना, स्पीड एज्यूम टू डिपेंड ऑन द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ की कुछ पावर होगी, हमें पता नहीं, हमने a मान लिया, ठीक है। फिर द डेंसिटी ऑफ वाटर, फिर डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, तो स्पीड डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी की पावर हो गई b, और डेंसिटी का मतलब मास अपन में वॉल्यूम होता है, हम जानते हैं। फिर लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, अच्छा जी, तो जो स्पीड है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c। उसने बोला स्पीड ऑफ वाटर वेव, जो पानी की वेव है, लहर है, उसकी स्पीड डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, उसकी स्पीड डिपेंड करती है डेंसिटी पे, उसकी डिपेंड करती है एक्सेलरेशन पे, तो मैंने ऐसा कर लिया। फिर वही सेम स्टेप मैं बोलूंगा भैया मैं तो करूं कंबाइन, तो कांस्टेंट लैम्डा की पावर a, डेंसिटी की पावर b, g की पावर c। अब हम बोलेंगे यही हमारा आंसर है, लेकिन आंसर में एक प्रॉब्लम है, हमें पावर a b c पता है, हमें नंबर चाहिए, तो हम डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे देखो भैया लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है स्पीड की, किसके, तो LT-1, और ठीक से लिखे तो m जीरो मास है नहीं, L1T-1 जी, इधर k मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है ये जी, ये तो खत्म हो गया हमारा खेल, इसका तो हमें कोई काम नहीं है। तो अब ये हमारा है वेवलेंथ, क्या बेटा, ये हमारा आंसर है, ध्यान रखना, बस ABC ले आए हम। वेवलेंथ का मतलब होता है L, लेंथ, लेंथ, तो L की पावर A। यह डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है बेटा, याद है किसी को, डेंसिटी होता है मास अपन में वॉल्यूम, वॉल्यूम, तो मास का m होगा, वॉल्यूम का होगा L क्यूब, वॉल्यूम का होता है L क्यूब, तो हो जाएगा m L-3, और इसकी पावर क्या देखो, डेंसिटी की पावर b था b, तो हमारा m पर भी b आएगा और 3 के साथ भी b आएगा, नहीं समझे? अरे डेंसिटी क्या था, डेंसिटी है ml3, पर b भी तो है इसके पावर में, यार नहीं आया समझ में? देखो यार इतनी मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए कि अगर ये ml3 है और इसकी पावर b है, डेंसिटी की पावर b है, तो ये बन जाएगा देखो mb और L3 इंटू में b, फिर ऊपर जाके mb माइनस L3b, छोड़ो यार तुम नहीं समझोगे, ये डेंसिटी है ml-3, इसकी पावर b, ठीक है भैया। g मतलब एक्सेलरेशन LT-2, अब इसकी पावर c, तो m0 L1 T-1, तो ये LA हो गया, ये MB हो गया, L-3B हो गया, नहीं समझे, b यहां मल्टीप्लाई हो गया, ये c मल्टीप्लाई होगा LC T-2c। अब हम दिमाग लगाएंगे कौन सा वाला बताओ, ये तो m0 L1 T-1, हम बेस सेम पावर 8 दिमाग लगाएंगे, LA-3B, m अपनी जगह रहेगा MB, और t क्या हो जाएगा -2। देखो l की पावर a है, l की पावर -3b है, तो a -3b इकट्ठा हो जाएंगे, बेस सेम पावर 8,
आता है सबको? एम अपनी जगह रहेगा और टी अपनी नहीं, एल का सी भी तो है एक, एल ए है, एल माइनस 3 भी है और एल सी भी है, तो प्लस में एक सी भी आएगा। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है देखो, कंपैरिजन करेंगे, पावर कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने से क्या पता लगेगा कि बी जो है वो 0 के बराबर है, एम की पावर है ना, तो बी तो 0 हो गया, -2c -1 के बराबर, तो c यहां से 1/2 आ गया। अब क्या है ये, a माइनस 3b प्लस सी इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 0 है तो b तो 0 हो गया, तो क्या बचा, a प्लस सी इक्वल टू 1, a बचा यहां से प्लस सी, यहां से c की वैल्यू 1/2 है, तो a प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो a कितना आएगा, a आएगा 1 माइनस 1/2 जो कि होगा 1/2। तो हमें a की वैल्यू पता है 1/2, b की वैल्यू पता है 0, c की वैल्यू भी 1/2, तो हम बोलेंगे देखो भैया हमारा जो स्पीड है इसमें k है कांस्टेंट, डायमेंशन लेस है, इसकी बात नहीं करते हैं। l की पावर a है हमारा 1/2, डेंसिटी की पावर b है हमारा 0, और g की पावर c भी है हमारा 1/2, तो यही इसका आंसर है। समझ में आया कैसे क्वेश्चन करते हैं? तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी मैं दूंगा, ऐसी बात नहीं है। देखो जैसे ये जो क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी को इसने इस बार पता क्या बोला, देखो मैं आपको बता दूं, फ्रीक्वेंसी को इसने पता क्या बोला, इधर देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी को इसने v बोला है, आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए आप f बोलना। तो मैं इसको थोड़ा हिंट देता हूं आपको कैसे करना है, करना आप ही को होगा, लेकिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग, जब एक स्ट्रिंग होता है ना, गिटार को हम ऐसे वाइब्रेट करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, साउंड होती है ना, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करता है लेंथ पर। तो बोलो क्या, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन में लेंथ की पावर a, फ्रीक्वेंसी डिपेंड मास पर यूनिट लेंथ, तो उसने बोला है मास, क्या बोला उसने, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है मास पर यूनिट लेंथ की पावर b। भाई लैंग्वेज को ही पकड़ो, बोल रहा है मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट का मतलब होता है डिवाइड करना, जिसको नहीं पता याद कर लो। इसने बोला है कि फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड करता है, इसकी पावर a है, फिर फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है मास पर यूनिट लेंथ, यानी मास को लेंथ से भी डिवाइड करना है। देखो भैया पर यूनिट का मतलब आप जानते हो ना, स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वैसे ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो पहला लेंथ की पावर a पे, दूसरा मास अपन में लेंथ की पावर b, इकट्ठे इन दोनों की पावर b होगा ना, मास पर यूनिट लेंथ, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब तुम बोलोगे सर ये टेंशन क्या होता है, अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, चैप्टर 4 में पढ़ोगे। टेंशन का मतलब फोर्स होता है, बता देता हूं मैं, चलो ये आपने पढ़ा भी होगा 9th में। टेंशन का मतलब फोर्स होता है, टेंशन का मतलब होता है खिंचाव। रस्सी के अंदर लिफ्ट देखा, लिफ्ट के अंदर जो खिंचाव होता है, उसमें जो लिफ्ट लटका होता है तार से, अरे जब हम गिटार की तार को खींचते हैं ना, गिटार के तार को, तो जो खिंचाव है उसको टेंशन बोलते हैं। सुना आप लोगों ने टेंशन वर्ड? नहीं सुना, कोई बात नहीं। टेंशन का मतलब यहाँ पर फोर्स है, तो आप यहाँ पर इसको फोर्स बोल दो सीधा कि भैया फोर्स की पावर c। मैंने बता दिया जो आप फंस सकते हो। अब तुम बोलोगे सर हम लोग कैसे समझेंगे, हम भैया ये क्वेश्चन उस बच्चे के लिए है जो पूरा 11th पढ़ के पेपर देने गया है, और जो आपको नहीं आता मैं बता रहा हूं उसको याद कर लो हाथों हाथ। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो, कैसे कंबाइन करोगे, f का मतलब यहां पर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन लिख दोगे एक तरफ, बाकी इन सबकी डायमेंशन एक तरफ, और क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे। आंसर आएगा, मुझे बताना है जो बच्चे मुझे ऑनलाइन में देख रहे, देखो जो बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और उनसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो प्लीज मुझे मैसेज करना, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है। पहला ये वाला अगला क्वेश्चन ये है जो आपके होमवर्क में है, क्वेश्चन देख लो क्या है। अ लार्ज फ्लूइड स्टार चेंजेस इट्स शेप periodically ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इट्स ऑन ग्रेविटी। कह रहे कि स्टार है जो अपना शेप चेंज करता है, भाई हमें क्या मतलब उससे, कर भाई तू खूब। अ लार्ज फ्लूइड स्टार चेंजेस इट्स शेप, ठीक है भैया तू करता है, ओके, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए ऑसिलेशन है ना, शेप चेंज हो रहा है जो भी है, हमें टाइम पीरियड के लिए वो करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, यानी टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस r। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ आपको मुनील सर ऐप पर मिलेगा। मुनील सर ऐप में आप जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, मुनील सर ऐप डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ रेडियस r पे टाइम डिपेंड करता है, तो t इज डिपेंड्स अपॉन r की पावर a। मीन डेंसिटी यानी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, भूल गए, m(l-3), अरे यार डेंसिटी बताया तो मैंने, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g पे डिपेंड करता है। तो इसका कैसा इक्वेशन बनेगा बताओ, इसका इक्वेशन बनेगा t डिपेंड्स अपॉन r की पावर a, t डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी की पावर b, t डिपेंड अपॉन g की पावर c। कंबाइन करेंगे, बहुत सारा मेहनत करेंगे, पागल करेंगे खुद को, तब जाके हमारा आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो जो आपको घर से करना, तो ये है कि द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल, मतलब कोई वेवलेंथ है, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, उसका वेवलेंथ मतलब लेंथ, तो वेवलेंथ मतलब लेंथ, ये लेंथ होता है, क्या होता है बेटा, लेंथ। तो वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन किस पे भैया, मास, तो भैया m की पावर a, वेलोसिटी, तो वेवलेंथ डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी की पावर b, वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट मतलब h की पावर c। फिर कंबाइन करेंगे और प्रूफ करना है, कुछ ऐसा दिखाई देगा, वो क्या प्रूफ करना है, ऐसा, यानी h और m ऐसा आएगा कुछ, तो ये प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, आप डायमेंशन की हेल्प से करोगे। अच्छा अगला क्वेश्चन आप ये करोगे, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा जो है, यहां पर कांस्टेंट देखो, इसमें लिखा हुआ है कि
अज्यूम द डायमेंशनलेस कांस्टेंट इज के, कांस्टेंट को हम के मानते हैं ना, फॉर्मूला ड्राइव करते वक्त कांस्टेंट को के मानते हैं, तो के की वैल्यू आप 1 ले सकते हो। इस क्वेश्चन में कहा गया के की वैल्यू 1 ले सकते हो, और ना फिर के छोड़ देना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग, क्या क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई फोर्स है उसका एक्सप्रेशन लाना, डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो जो फोर्स है, फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, की मास है, तो हम बोलेंगे हमारा जो फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है, पावर ए। वेलोसिटी वी, यानी जो फोर्स है हमारा वेलोसिटी वी पे डिपेंड करता है, एंड रेडियस आर एंड सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, तो फोर्स जो है हमारा रेडियस की पावर सी पे डिपेंड करता है। तो हमें यहां पर क्या ड्राइव करना है, फोर्स का फॉर्मूला, नहीं समझे कि फोर्स मास पे है, फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, फोर्स रेडियस पे डिपेंडेंट है। तो जो जो हमें इंफॉर्मेशन देगा वो ऐसे करना है, हमें पावर में लगा लगा के फिर इसको सॉल्व करके आंसर लेके आना है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर गूगल पे या कहीं भी इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वहां से आप अपने आप को चेक भी कर सकते हो। देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा हम टीचर के भरोसे रहे, अपनी मेहनत भी करनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत ही, कोई चांस ही नहीं है कि बाहर से पेपर आएगा। यानी अगर 70 नंबर का पेपर है हमारा, ध्यान दीजिए, अगर हमारा 70 नंबर का पेपर है तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5 नंबर को फिक्स कर लिया, ये फिक्स हो गया। तो 70 में से 5 नंबर तुम्हारी जेब में आ चुका है। पास होने के लिए आपको 23-24 नंबर चाहिए होता है। तो अगर हम ऐसे ऐसे समझे, तो अगर हमें सिर्फ पास होना है तो 23 में से 5 नंबर हमारी जेब में आ चुका है, या 4 नंबर हो या 5 नंबर हो चाहे 6 नंबर हो, नहीं समझे, 23 में से 4-5 नंबर आपकी जेब में आ चुका है। और आपको टॉपर बनना है तो 70 में से 5 नंबर आपके पास आ चुका है, और आपको 65 नंबर और चाहिए ताकि आप 70 में 70 ला सको। और प्लीज अपने स्कूल में टीचर्स है उनकी रिस्पेक्ट करना है आपको, मतलब उनसे अपनी बात बना के रखना है। क्यों? क्योंकि यहां पे तो आप 70 ले आओगे और प्रैक्टिकल में भी आपको 30 चाहिए, तब जाके हिस्ट्री क्रिएट होगा कि 11th क्लास में पहली बार कोई बच्चा 100 लाया है। आज तक 11th क्लास में कोई भी 100 नहीं ला पाया फिजिक्स में। हम जैसे लोग भी 99 पे रुक गए, नहीं समझे मेरी बात? तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, 11th क्लास में कोई भी बच्चा यूनिट टेस्ट के अंदर चाहे कोई भी पेपर के अंदर 100 नहीं ला पाया। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि 70 नंबर तो अपनी मेहनत से ले आओगे, 30 नंबर टीचर को खुश करके ही आएगा। तो टीचर से अपनी बात बना के रखना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, तुम्हारे दोस्त तुम्हें कहेंगे भाई तू तो सर की चाटता है, तो तुम्हें क्या बोलना है? हाँ भाई चाटता हूं क्योंकि टेस्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? टेस्ट आ रहा है इसलिए चाट रहा हूं। उसको ऐसे ही बोलना है, बेशरम बन जाना है भाई। भाई अपने गुरु की इज्जत नहीं करेंगे, अपने टीचर की इज्जत नहीं करेंगे तो किसकी इज्जत करेंगे भाई? जो तुमसे जलेंगे तुम्हें कहेंगे, तुम्हें आगे बढ़ता देख के कहेंगे तू तो सर, भाई तू तो सर के पीछे लगा रहता है। कोई बात नहीं जी, अच्छा लगता है हमें। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको भेजता हूं, आप घर पे इसको प्रैक्टिस करेंगे।